नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे, अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे होंगे। बड़े ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस और सब इंस्पेक्टर की। बहुत सारी क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, प्रतिदिन अपलोड हो रही हैं। आप उन सभी क्लासेस को देखती रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे आप प्रैक्टिस सेट कहते हैं। तो ये 30 प्रश्न हैं इसमें और बहुत ही काम के प्रश्न हैं। ये प्रत्येक टॉपिक से आपके यानी आपके जितना भी पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास किया है हमने। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि शब्द किसे कहते हैं। जी हाँ मित्रों, शब्द की परिभाषा आपको बतानी है। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहेंगे आप, या फिर एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को समूह कहेंगे, शब्द कहेंगे, या फिर ध्वनि की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको शब्द कह देंगे, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही आप शब्द कहेंगे। आप किसे कहेंगे? शब्द। तो शब्द जो हम कहेंगे वो किसे कहेंगे? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के समूह को। जी हाँ मित्रों, सार्थक का मतलब होता है जो सत्य हो, जिसका कोई मतलब निकले, उसे हम कहते हैं सार्थक। तो इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हिंदी भारत के कितने राज्यों में राजकीय भाषा है? कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 9, 10, 13 या फिर 15? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा 10। मित्रों, आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है यानी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, बल्कि हिंदी जो है वो राजभाषा है। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी इस होड़ में है, किंतु अभी तक उससे उसका स्थान नहीं प्राप्त हो पाया है। तो हिंदी जो है वो आपकी राजभाषा है और यह भारत के 10 राज्यों में प्रथम भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में जानी जाती है। द्वितीय भाषा के रूप में किसी किसी राज्य में इंग्लिश है तो किसी में उर्दू है। राजभाषा से तात्पर्य होता है कि उस देश के जितने भी, उस राज्य के जितने भी कार्य होंगे, सरकारी कामकाज, वह उस भाषा में किए जा सकते हैं और इसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है 10 राज्यों में, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इस प्रकार के जो है आपके 10 राज्य शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वह संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। पूछ रहा है आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया? जी हाँ मित्रों, अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत, या फिर 352 के तहत, 356 या फिर 370? तो आप लोग संविधान भी तो पढ़ रहे होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी क्लासेस हमारे सर के द्वारा चलाई जा रही है, तो आप उन क्लासेस को भी देखिए। उन्होंने संविधान बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, आपको एक एक धारा और अनुच्छेद रटवा दिया है उन्होंने, तो आप जरूर देखें उसे। चलिए फिलहाल ये यहाँ पर देखते हैं, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अनुच्छेद 343। जी हाँ मित्रों, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है, अनुच्छेद 351 राजभाषा संबंधी प्रावधानों का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके जो नियम है वो बनाए गए। और साथ ही साथ 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 14 सितंबर को। यानी एक प्रश्न आपका ये भी बन जाता है, आपसे जो पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 43 में, यानी अनुच्छेद 43 से लेकर के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत किया गया है। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ेंगे हम, और यहाँ पर एक कथन दिया गया है। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? जी हाँ मित्रों, एक बार आप फिर से इसे पढ़ें, उस पर ध्यान दें। शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। जी हाँ मित्रों, ऐसा कहा था मार्सदंडी ने। आचार्य शुक्ल, शुक्ल जी का पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और भरत मुनि, चौथा ऑप्शन पर दिया गया आचार्य द्विवेदी। द्विवेदी में आपको 2 द्विवेदी हुए, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो
फिलहाल यहाँ पर द्विवेदी दिया गया है और इसमें से आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा महर्षि दंडी। जी हाँ मित्रों, दंडी जो थे वो संस्कृत के कवि थे। संस्कृत के महान कवि दंडी थे जो कि पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सब संस्कृत वाले विद्यार्थी जानते होंगे। क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप संस्कृत से अछूते नहीं रह सकते हैं। तो आप इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? दंडी जी की जो प्रसिद्ध रचना है काव्यादर्श। कौन सी रचना है? काव्यादर्श। उसके अलावा इनकी है 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा। देखिए 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अन्य इनकी जो रचनाएं हैं अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। यह आचार्य दंडी जी की प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं और यह इनकी प्रसिद्ध उक्ति रही है, शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आप बताइए हमको व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? जी हाँ मित्रों, ध्वनि की, शब्द की, वाक्य की या फिर लिपि की। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा लिपि की। व्याकरण से लिपि के अस्तित्व की जानकारी नहीं होती क्योंकि जो व्याकरण बनाया जाता है वो लिपि का ही, किसी न किसी लिपि का ही व्याकरण बनता है। तो लिपि के अस्तित्व तो पहले से ही वर्तमान होता है। तो लिपि के अस्तित्व का पता नहीं चलता बल्कि लिपि होती है और उससे ध्वनि, शब्द और वाक्य के अस्तित्व का पता चलता है। क्योंकि उस लिपि में वाक्य किस प्रकार से बनाए जाएंगे, ध्वनि किस प्रकार से बनेंगे, शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख जो होता है वह व्याकरण के माध्यम से होता है। यानी व्याकरण बनता किस लिए? किसी भी भाषा को, किसी भी लिपि को अच्छे से समझने के लिए, व्यवस्थित ढंग से जानने, पढ़ने एवं समझने के लिए ही उस भाषा का व्याकरण बनाया जाता है। तो यह इस प्रश्न का जवाब रहा। आगे हम पढ़ेंगे क्या पाणिनि की रचना का क्या नाम है? जी हाँ मित्रों, पाणिनि की रचना का क्या नाम? वेदांग ज्योतिष नाम है, अष्टाध्यायी नाम है, अर्थशास्त्र नाम है या फिर नाट्य शास्त्र नाम है। महर्षि पाणिनि जो थे संस्कृत के विख्यात कवि थे। तो उन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरणिक ग्रंथ है। यानी आपका जो भी व्याकरण वाला जो पोर्शन आप पढ़ते हैं आजकल, वो सारा व्याकरण किसमें समाहित है? अष्टाध्यायी में। और संस्कृत का व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है। उसी संस्कृत के आधार पर ही आपके हिंदी के व्याकरण भी रचे गए हैं। महर्षि पाणिनि जो थे वो प्रारंभ में कहा जाता है कि बहुत ही अल्प बुद्धि हुआ करते थे। वो जब गुरुकुल में रहा करते थे, प्राचीन काल में आप जानते हैं गुरुकुल प्रणाली थी, गुरुकुल के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वो गुरुकुल में रहते थे और उनको जो भी पढ़ाया जाता था उनको कुछ भी याद नहीं होता था। वो बहुत परेशान हो जाते थे। क्यों? और उनके आचार्य जो हुआ करते थे वो उनसे और ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। कुछ भी उनको याद करने के लिए देते, पूरा का पूरा जो क्लास होता था उस वक्त उनके गुरुकुल में, वो सारे परीक्षार्थी विद्यार्थी याद कर लेते थे, लेकिन पाणिनि को कुछ भी याद नहीं रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके आचार्य जी ने उन्हें कुछ याद करने के लिए दिया हुआ था, सारे विद्यार्थियों ने सुना दिया, पाणिनि नहीं सुना पाए। तो उनके आचार्य जी ने उनसे कहा अपनी हथेली खोलो, मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। पाणिनि महोदय ने जब अपनी हथेली को सीधा किया तो, और उन्होंने जब आचार्य जी ने उनको डंडे से मारना चाहा तो उन्होंने उनकी हथेली को ध्यान से देखते हुए डंडे को दूर फेंक दिया और कहा तुम्हें तो मारना ही व्यर्थ है। पाणिनि ने कहा ऐसा क्यों गुरुदेव? उन्होंने कहा तुम्हारे पास विद्या की रेखा ही नहीं है, तुमको विद्या कहाँ से आएगी? मैं तुम्हें मारकर पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता। ऐसा कहकर गुरुदेव कक्षा से बाहर चले गए। अब पाणिनि के दिमाग में यह बात कौंधी कि आखिर विद्या की रेखा होती क्या है। फिर वे अपने गुरु के पास गए शांत चित्त से। उन्होंने पूछा गुरुदेव कृपया करके आप मुझे बताइए कि विद्या की रेखा कहाँ है, अपने हाथ में आप दिखा दीजिए विद्या की रेखा कहाँ पर है। उनके गुरुदेव ने अपनी हथेली खोली और वहां पर विद्या की रेखा उनको दिखाई कि ये विद्या की रेखा जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस वक्त पाणिनि ने क्या किया पता आपको दोस्तों? शायद आजकल का कोई विद्यार्थी होता तो वो गुरुदेव से ही लड़ बैठता, झगड़ बैठता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनके बगल में ही एक नुकीला पत्थर पड़ा हुआ था और वो पत्थर लिया और अपनी हथेली में जोर से वह निशान बना दिया जिसे उन्होंने, उनके गुरु ने कहा था कि विद्या की रेखा है। उनकी पूरी हथेली एकदम खून से लथपथ हो गई। उनके गुरुजी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और कहा पुत्र अब तुम्हें कोई भी विद्वान बनने से रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने तो अपनी विद्या रेखा का निर्माण ही स्वयं किया है और तुम
प्रकांड विद्वान बनोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। यही पाणिनि आगे चल करके प्रसिद्ध होते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं, शंकर जी इन पर प्रसन्न होते हैं और वह अपना डमरू बजाते हैं। कितनी बार? शंकर जी पहले तांडव नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य करते हुए डमरू को बजाते हैं 14 बार, और 14 बार बजाने से 14 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, जिसे पाणिनि सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। उन्हीं सूत्रों से ही पूरे संस्कृत व्याकरण की रचना हुई है। ये थोड़ा मैंने आपको डीप में बता दिया अष्टाध्यायी के बारे में, तो अष्टाध्यायी में उसी का वर्णन किया गया है। चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया, आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखेंगे हिंदी भाषा की लिपि क्या है। जी हाँ मित्रों, लिपि के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। आपसे पूछा जा रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, ब्राह्मी, अरमाइक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप समझ लीजिए, फिर इसका इतिहास समझिए क्या है। इसका जवाब है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। लेकिन अब हम जानेंगे लिपियों के विकास क्रम के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर भारत की जितनी भी लिपियां हैं, यानी उत्तर भारत नहीं, समस्त भारत की जितनी लिपियां, वो सभी क्या है? ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पेज ऊपर है, मैं आपको ऊपर वाले पेज में समझाती हूँ, आप देखिए यहाँ पर अच्छे समझिए। सबसे पहले आपकी हो गई ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि आप जानते हैं कि वैदिक काल में जो होता था वो ब्राह्मी लिपि में सारा लेखन कार्य किया जाता था, और इसके 2 भाग हो गए। कब? गुप्त काल में इसके 2 भाग हो गए। पहला भाग हो गया आपका उत्तर ब्राह्मी लिपि और दूसरा होगा दक्षिण ब्राह्मी लिपि। ये उत्तर ब्राह्मी लिपि और दूसरा हो गया आपका दक्षिण ब्राह्मी लिपि। तो उत्तर ब्राह्मी लिपि जो है उसी से आपकी निकल करके आई, उसी से विकास हुआ गुप्त लिपि। उत्तर ब्राह्मी लिपि से किसका हुआ? गुप्त लिपि। लिपि लिखना हर जगह, जो गुप्त लिपि से आगे हुआ आपका सिद्ध मृतक लिपि। उससे जो है विकास हुआ कुटिल लिपि का। और कुटिल लिपि के 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? कुटिल लिपि के 2 भेद हुए। कौन कौन से? पहला हुआ शारदा लिपि और दूसरी हो गई नागरी लिपि। तो शारदा लिपि से आपके गुरमुखी, कश्मीरी, पंजाबी, लहंदा और टाकरी का उदय हुआ। फिर नागरी में भी आगे चल के 2 भेद हो जाते हैं। पहला भेद जो हो गया वो पूर्वी शाखा हो गया, और दूसरा जो हो गया वो पश्चिमी शाखा हो गया। तो पूर्वी शाखा से आपके बंगाली, असामी और उड़िया का विकास हुआ, और पश्चिमी शाखा से होता है देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी एवं कैकेयी का। तब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी देवनागरी लिपि जो है वो किस प्रकार से पूर्व में तो ब्राह्मी लिपि से ही संबद्ध रही है, लेकिन यह नागरी लिपि के अंतर्गत शामिल है। आपको समझ में आया लिपि के इतिहास? थोड़ा सा एक चार्ट मैं आपको बनाकर एक दिन दिखाती हूँ। अभी मैंने शॉर्ट में समझाया क्योंकि आपके पेपर नज़दीक आ गए। जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप हमारे क्लास में बने रहिए यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? जी हाँ मित्रों, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? किशोरीदास वाजपेयी जी ने किया था, किशोरी लाल गोस्वामी ने किया था, श्याम सुंदर ने किया था, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने किया था? तो ऐसा करने वाले थे किशोरीदास वाजपेयी जी। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये सब हिंदी साहित्य के समर्थक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। चलिए देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस रचना को, यानी उनकी जितनी भी रचनाएं थी उन्होंने संस्कृत में लिखा था, तो किस रचना को उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था? योग वशिष्ठ को लिखा था, सुधा सागर को लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश या फिर वेदांत धर्म को लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश, उनका जो ग्रंथ था, उसे लिखा था इन्होंने हिंदी में। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? जी हाँ मित्रों, कन्नौजी जो है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, गुजराती के, राजस्थानी या फिर पश्चिमी के। इसका देखिए हम थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। सबसे पहले इसको जवाब दे देती हूँ आपको। एक कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, और पूर्वी हिंदी में क्या क्या आते हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ आप पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आ जाएंगे? आपकी कौरवी, जिसे कि आप खड़ी बोली कहते हैं, और बांगरू को कहते हैं हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये जो है आपकी पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे की बोलियों के बारे में आगे प्रश्न मैंने शामिल किया है। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? जी हाँ मित्रों, बुंदेली है, मगही है, हड़ौती या फिर अवधी है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मगही, क्योंकि मगही मैथिली और भोजपुरी,
मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। और बुंदेली आपकी वो पश्चिमी हिंदी की है। आपको सही जवाब मिल रहा है सभी प्रश्नों का। आप लगातार बने रहे हमारे साथ। भाषा का आरंभ होता है, भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से या फिर वाक्य से? किससे होता है? तो भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। जी हाँ मित्रों, ध्वनि से ही भाषा का आरंभ होता है। भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? वर्ण शब्द पद वाक्य है, वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य है, शब्द वाक्य वर्ण विचार है या फिर वर्ण शब्द वाक्य और भाषण है। तो इसका सही जवाब हो जाता है कि भाषा के प्रमुख जो अवयव हैं वह है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई ध्वनि है। तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द की रचना होती है। और ये जो अलग अलग शब्द हैं जब सही से सेट करके वाक्य में बिठा दिए जाए तो पद कहलाते हैं। और जब पूरी तरह से भरपूर हो जाता है व्यवस्थित ढंग से, तब वह वाक्य बन जाता है। तो भाषा के जो प्रमुख अवयव हैं वह वर्ण, शब्द, पद और वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हमसे कह रहा है भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या फिर आंखों से। तो अमूर्त का तात्पर्य होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। मूक का अर्थ होता है जो बोल ना सके, सिर्फ इशारे समझा दें। आंखों से तो किसी भाषा का निर्माण होता है। फिलहाल आंखें में बातें हो जाती हैं, लेकिन वो हमारी भाषा की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है व्यक्त ध्वनि से। ठीक है, जो व्यक्त ध्वनि करते, अव्यक्त हम कैसे करते हैं? लिखित रूप में करते हैं या फिर मौखिक रूप में करते हैं। अपनी भाषा की अभिव्यक्ति हम लिखित या मौखिक दो रूप में कर सकते हैं ना। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर तो लिख रही हूँ और उसके अलावा बोल करके स्पष्ट कर रही हूँ। तो भाषा के जो रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, लिखित या मौखिक। तो उन्हें व्यक्त ध्वनि से, यानी जिसे हम व्यक्त कर रहे हैं अपने जो माध्यम से, उन्हीं से भाषा का निर्माण होता है। अब भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? जी हाँ मित्रों, सही जवाब है ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह हो जाती है आपकी ध्वनि। जी हाँ मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अब आप बताइए अशोक के शिलालेख जो थे ब्राह्मी लिपि में किस भाषा में उत्कीर्ण है? जी हाँ मित्रों, आपसे यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन लिपि तो ब्राह्मी थी, भाषा कौन सी है? संस्कृत थी, पाली थी, देवनागरी थी या फिर प्राकृत थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। प्राचीन काल में ना प्राकृत हुआ था, प्राकृत भाषा थी, उससे लेखन कार्य किया जाता था। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर अपभ्रंश दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वह हो जाता है अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। और इसके अलावा आपके बिहारी, चलिए देखते बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ मागधी अपभ्रंश से। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन नंबर ए से। और पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का विकास हुआ है सौरसेनी से। तो यह इसका विभाजन रहा है। इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, आप देख लेंगे इसको भी। और हाँ मित्रों, यदि आपने हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उसे नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। चलिए आप बताइए हिंदी की बोलियां कितनी हैं? जी हाँ मित्रों, हिंदी की जो बोलियां हैं वो 18 बोलियां हैं। 18 बोलियों का नाम मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। मारवाड़ी है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, कौरवी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, बांगरू को हरियाणवी बोली कहते हैं। उसके अलावा आपका ब्रज भाषा बुंदेली है ना, ब्रज भाषा हो गया बुंदेली, फिर कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडयाली। ठीक है, ये जो है 17 बोलियां हैं जो कि 5 उपभाषाओं से विकसित हुई हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। देख लीजिए, हिंदी की 18 बोलियां हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था। यदि आप फिर से जानना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको बताती हूँ कौन कौन सी बोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, कौरवी, बांगुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडयाली। ठीक है, ये 18 बोलियां जो है वह हिंदी की 5 उपभाषाओं से विकसित हुई। अब हिंदी की उपभाषाएं कितनी है इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया, लेकिन आपको रटना नहीं है, ध्यान समझना है। तो बताइए कितनी उपभाषाएं? 3 है, 4 है, 2 है या फिर 5 हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो 5 हो जाएगा। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली है आपकी राजस्थानी, उसके बाद आपकी हो जाती है पश्चिमी,
फिर आपका बिहारी, फिर हो जाता है पूर्वी और फिर पहाड़ी। इन्हीं पांचों उपभाषाओं से 18 बोलियों का जन्म हुआ है। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? जी हाँ मित्रों, हिंदी अवधी का मानक रूप है, खड़ी बोली का, ब्रजभाषा का या फिर राजस्थानी का। हिंदी की जो अपनी बोली है खड़ी बोली जो है उसकी मानक भाषा, जो आपके सिलेबस में वर्तनी के रूप में शामिल है, कि जो वर्तनी है ना उसी को मानक भाषा भी कहते हैं। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम क्या माना जाता है? साहित्यिक विकास क्रम क्या है? संस्कृत पाली प्राकृत अभ्रंश, संस्कृत प्राकृत पाली अभ्रंश, संस्कृत अभ्रंश पाली प्राकृत या फिर पाली संस्कृत प्राकृत अभ्रंश क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत में भी आपको दो संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद आपका हो जाता है विकास पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश। ठीक है, या इसका विकास क्रम रहा है। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? जी हाँ मित्रों, मैंने आपको पहले बता दिया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों जो है पूर्वी हिंदी के हैं, जबकि आपकी जो ब्रज भाषा है वह पूर्वी हिंदी की नहीं है, पश्चिमी भाषा की बोली है। ठीक है, अब आप बताइए निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? भाषा कौन सी है कि मेवाती है, पाली है, मारवाड़ी है, फिर बुंदेली है। तो जो पाली है वह भाषा है, बाकी सभी जो है वो बोलियां हैं। मेवाती, मारवाड़ी और बुंदेली ये तीनों बोलियां हैं, जबकि पाली जो है वो भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ मित्रों, सही से पढ़िए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाता है गुजरात। बाकी ये तीनों हिंदी बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, ये गुजराती के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी मैथिली, मगही और भोजपुरी। अवधी नहीं आती, क्यों? क्योंकि अवधी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? जी हाँ मित्रों, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाता है पंजाब। पंजाब में क्या बोला जाता है? पंजाबी। पंजाबी की लिपि क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पंजाबी की लिपि क्या है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी बोली व लिखी जाती है? जी मित्रों, श्रीलंका में बोली जाती है, या फिर रूस में, ईरान में, या फिर मॉरिशस में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको आता ही होगा, पूरा विश्वास है हमें ऐसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी बोली लिखी और पढ़ी जाती है। मेवाती किस उपवर्ग से संबंधित है? जी हाँ मित्रों, मेवाती बिहारी से, पहाड़ी से, पश्चिमी हिंदी से, या फिर राजस्थानी से। तो जवाब दीजिए आप, तो राजस्थानी से। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी ये चार बोलियां हैं ना, तो मेवाती जो है वह राजस्थानी बोली से संबंधित है। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई? निष्पन्न का तात्पर्य होता है उत्पन्न हुई है। किस धातु से निकली हुई है? भस धातु से, भाष धातु से, भाक धातु से, फिर भक धातु से। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाष धातु से। जी हाँ, भाष धातु से ही भाषा का निष्पादन हुआ है, उत्पन्न हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? जी हाँ मित्रों, फारसी का नहीं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और संस्कृत। तो संस्कृत जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। फारसी भाषा से नहीं, बाकी हिंदी का विकास भी जो है वो फारसी से हुआ है। हिंदी भाषा जो है वो फारसी की शब्दावली है। मित्रों, ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आपसे जरूर फेस टू फेस करेंगे और दो दो हाथ करेंगे। चलिए, आपने यदि पढ़ा है तो जवाब दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही साथ आप किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहते हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसे भी कवर करवाएंगे आपके लिए। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद।